माय हीरो एकेडमिया इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। तो जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ऑल फॉर वन अपने भाई से बहुत प्यार करता है, बट इसका प्यार बहुत क्रेजी लेवल पर चला जाता है क्योंकि गाइस दिस मैन इज क्रेजी बिकॉज माय हीरो एकेडमिया के चैप्टर 408 में ये बंदा अपने भाई को अपने हाथों से मार देता है, बट फिर उसके आफ्टर मैथ को ये बंदा एक्सेप्ट नहीं कर पाता और किसी पागल साइकोपाथ की तरह निकल पड़ता है अपने भाई की एबिलिटी को वापस लेने, क्योंकि इसको लगता है कि इसके भाई की एबिलिटी इसका भाई है। लिटरली ये पागल हो गया। साथ साथ हमें और भी बहुत सी चीजें पता लगती है, लाइक वन फॉर ऑल के थर्ड यूजर का नाम एंड ऑल माइट ने ऑल फॉर वन को कैसे हराया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वेलकम जोइस, आज की वीडियो में हम माय हीरो एकेडमिया चैप्टर 408 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन लेने जा रहे हैं, जहां हम इसमें होने वाले सारे इवेंट्स एंड डिटेल तुम्हें बहुत अच्छी तरह एंड इजीली समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I got my pros and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my pros and wherever we're going, I put my pros before. तो चैप्टर की स्टार्टिंग ही बहुत डार्क होती है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ऑल फॉर वन के भाई योइची को ऑल फॉर वन से भागे हुए 2 महीने हो जाते हैं, और जब ऑल फॉर वन अपने भाई का पीछा करते हुए उस तक पहुँचता है तो वो अपने भाई को मार देता है, और वो भी बहुत भयानक तरीके से। एंड हमें बताया जाता है कि ऑल फॉर वन ने अपने भाई का नाम योइची इसलिए रखा था क्योंकि वो अपने भाई को अपनी सबसे पहली पोजीशन समझता था, क्योंकि जापानीज में योइची का मतलब है वन और वंस। तो अब ऑल फॉर वन अपने भाई को मारने के बाद उस आदमी की तरफ देखता है जिसने उसके भाई को उससे छीना, कूडो। और कूडो भी ऑल फॉर वन को देख रहा होता है कि कैसे ऑल फॉर वन अपने भाई और उसके दोस्त योइची को मारता है, मगर इस टाइम कूडो की आंखों में ऑल फॉर वन के लिए कोई डर नहीं बल्कि ऑल फॉर वन के रूल्स एंड उसको डिफाई करने वाली होप एंड कॉन्फिडेंट था, जो ऑल फॉर वन को और भी ज्यादा इरिटेट कर रहा था, क्योंकि ऑल फॉर वन ने अपनी पूरी जिंदगी सबको उससे डरते या उसकी रिस्पेक्ट करते हुए देखा था, मगर किसी ने भी उससे डिफाई या उसके खिलाफ बिना किसी डर के अपोज नहीं किया। अब इसके बाद हम ऑल फॉर वन को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सबसे ऊंचे वाले फ्लोर में बैठा हुआ देखते हैं, जिसे देखने के बाद हमें ये तो प्रूव हो जाता है कि ऑल फॉर वन को जैसा हमने उसके ग्लोरी डेज में इमेजिन किया हुआ होता है, ऑल फॉर वन बिल्कुल वैसा ही है, एक विलन एंड बिजनेस टाइकून का मिक्सचर। तो ऑल फॉर वन अपने भाई का कटा हुआ हाथ पकड़ता है और सोचता है कि उसने जो एबिलिटी अपने भाई को फोर्सफुली दी थी वो अब गायब हो चुकी है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और मैंने अपनी पावर की मदद से ये भी कंफर्म किया था कि योइची के पास कोई एबिलिटी नहीं थी। मुझे लगा मैंने जाने अनजाने में उसकी एबिलिटी चुरा ली जब हम बच्चे थे, मगर बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा योइची के पास असल में एक क्वर्क फैक्टर था, बट वो बहुत कमजोर था, जिसकी वजह से मेरी पावर्स ने उसे कभी मेटा एबिलिटी ही नहीं समझा, और मे भी उसकी एबिलिटी कमजोर ही रही क्योंकि योइची को हमारी बात के प्रोसेस में कभी भी पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। एंड ऑल फॉर वन ये सब सोच रही होता है कि उसे एक ख्याल आता है कि क्या पता उसके भाई के पास भी ऑल फॉर वन वाली एबिलिटी हो और उसने अपनी एबिलिटी किसी और को ट्रांसफर कर दी हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कूडो और वन फॉर ऑल के थर्ड यूजर जिसका नाम ब्रूस है, दोनों किसी जगह पर कूडो का चेकअप कर रहे होते हैं, और ब्रूस कूडो को बताता है कि कूडो के पास अब 2 क्वर्क फैक्टर्स हैं, एक उसका नेचुरल वाला और एक नया और बहुत ही छोटा सा जिसे हम एक क्वर्क फैक्टर भी नहीं कह सकते। और इसके बाद एक तरफ ऑल फॉर वन सोचता है कि उसके भाई की एबिलिटी जरूर किसी ने चुरा लिया है, जिसका मतलब उसका भाई अभी भी जिंदा है, जहाँ दूसरी तरफ कूडो कहता है कि मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि योइची के पॉइंट ऑफ व्यू से द पावर टू गिव एंड टेक दुनिया की सबसे अच्छी तरीन ताकत है, एंड इसीलिए अब योइची की विल इसी ताकत के साथ मेरे अंदर जिंदा है। और फिर हमें पता चलता है कि कैसे ऑल फॉर वन काफी सालों से अपने भाई की एबिलिटी को वापस लाने की कोशिश करता है, बट हमेशा से उसके भाई की एबिलिटी उससे दूर जाती रही, जहां ऑल फॉर वन ने हर वो चाल चली, वेदर इट्स टू इमोशनली ब्लैकमेल इट या फिर उस चीज को तबाह कर देना जिसे वो पसंद या नफरत करता था। लेकिन योइची की एबिलिटी जिसे ऑल फॉर वन योइची समझ रहा है, ऑल फॉर वन से हमेशा दूर जाती थी, और इसी भागम भाग के बीच में ऑल फॉर वन ने वन फॉर ऑल के सारे प्रीवियस यूजर को बहुत भयानक मौत दी। कसम से ऑल फॉर वन का सिबलिंग लव काफी ज्यादा पॉजिटिव एंड क्रेजी है। तो अब ऑल फॉर वन की और वन फॉर ऑल की इस बैटल में वन फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग होता गया जैसे जैसे वो नेक्स्ट यूजर्स के पास जाता रहा, और इसी तरह आफ्टर 8 जनरेशन वन फॉर ऑल इतना पावरफुल हो गया कि ऑल माइट ने ऑल फॉर वन को आखिरकार हरा दिया, और इसी फाइट में ऑल माइट को वो चोट मिली जिसकी वजह से ऑल माइट वीक होता गया, और ऑल फॉर वन यहाँ पर मर गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को मे बी पोस्टमार्टम के लिए भेजा आई गेस या फिर किसी चीज के लिए आगे भेजा गया, बट वहाँ पर ये टकला बाबा जिसने मिडोरिया का कोर्कलेस कहा था ऑल फॉर वन की बॉडी को चुरा लेता है। तो अब यहाँ पे तो ऑल फॉर वन मर गया था, बट ये टकला उसकी डेड बॉडी को चुरा कर ले गया और उसने ऑल फॉर वन को वापस से रिवाइव किया। वो कैसे? क्या ऑल फॉर वन भी एक नोमू है?
क्योंकि अगर अल्फा 1 एक नोमू है तो ये काफी ज्यादा सेंस बनाएगा कि कैसे इस टकले ने अल्फा 1 को रिवाइव किया, या फिर ये भी हो सकता है कि अल्फा 1 मरा ही नहीं था और किसी तरह बस इतना जिंदा रह गया कि जिससे वो वापस भी आ जाए और ऑल माइट और बाकी लोग एक्सपेक्ट भी ना कर सके कि वो जिंदा है। वेल एनीवेज, ये तो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में ही पता लगेगा। तो इसके बाद हम वापस रियलिटी में आते हैं जहां अल्फा 1 चिल्ला रहा होता है कि ये सब तुम्हारी गलती है कूडो, लेकिन फिर अल्फा 1 सोचता है कि उसने कूडो की तो सारी ब्लड लाइन को ही खत्म कर दिया था, यहाँ तक कि कूडो से क्लोज हर औरत एंड बच्चे तक को मार दिया था। और अगर ये बच्चा एक बाकुगो कूडो से रिलेटेड होता तो मैंने ये उस टाइम सेंस कर लिया होता जब मैंने इसको पहली बार देखा था, मगर इसके बावजूद बाकुगो अल्फा 1 को कूडो की तरह क्यों नजर आ रहा है। एंड फिर इसके बाद अल्फा 1 को एकदम से एहसास होता है कि बाकुगो की आंखें वैसी नहीं है जैसी उसने पहली दफा देखी थी, और उसे लगता है कि कूडो की विल दोबारा से बाकुगो के अंदर पैदा हो गया है। इन सिंपल वर्ड जोनी बाकुगो कूडो का ही इनकारनेशन है, क्योंकि अगर जैसा ऊपर कूडो ने खुद ही कहा है कि उसके अंदर योइची की विल जिंदा है, जो लिटरली हम योइची की सोल कह सकते हैं, जो वेस्टेज वर्ल्ड में रहती है। तो हो सकता है कि एमएचए की दुनिया में विल सोल को रिप्रेजेंट करती हो और कूडो की रियल सोल इन द अवतार ऑफ बाकुगो दोबारा से रिइंकार्नेट होगी हो। एंड आफ्टर दिस अल्फा 1 इज थिंकिंग दैट वो बाकुगो से ज्यादा टाइम तक नहीं लड़ सकता, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम वो बाकुगो से लड़ता रहेगा वो और भी यंगर होता रहेगा। एंड वो ग्लोब वर्क इस्तेमाल करके बाकुगो को मार भी नहीं सकता, क्योंकि टोमरा इज ऑलरेडी फाइटिंग बैक, इसीलिए उसे अपनी एनर्जी बचानी होगी टोमरा से लड़ने के लिए। बट अल्फा 1 ये सब सोच रहा होता है कि एकदम से वो कहता है कि भाड़ में जाए ये सब कुछ, आई विल डू एवरीथिंग इन वन सिंगल मूव, जहां वो बाकुगो को मारे और टोमरा की बॉडी में ट्रांसफर एक सिंगल अटैक में करेगा। और इसके बाद अल्फा 1 अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करता है, जिसे वेस्टेज वर्ल्ड में योइची भी फील करता है और कहता है कि इट्स कमिंग। और हम देखते हैं कि अल्फा 1 ने आज तक जितने भी क्वर्क्स जितने भी लोगों के लिए होते हैं वो उन सबको एक सिंगल अटैक में रिलीज कर देता है। फुल फैक्टर फाइनल रिलीज अल्फा 1 गोल्ड। जोनिस ये अटैक तो लिटरली मुझे क्रीप देता है, मींस के इसमें हर वो क्वर्क है जो अल्फा 1 ने आज तक लोगों से चुराया होता है, और ये सब क्वर्क स्ट्रॉन्गेस्ट से भी स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। और इन सबको एक सिंगल अटैक में रिलीज कर देना, जब ये सीन एनिमेट होगा, एनिमेटर्स आर गोना हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो अब ये भयानक तरीन अटैक जो आसपास में हर चीज को तबाह करते हुए आ रहा है और इसे ब्लैक एंड व्हाइट में देख के मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, बाकुगो इसको अप फ्रंट फेस करता है और कहता है कि तुम पागल हो क्या, इससे तुम्हारी हालत पक्की है। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। तो अब इस चैप्टर में हमें काफी चीजें पता लगी, लाइक अल्फा 1 इज ऑब्वियसली क्रेजी एंड हाउ ऑल माइट डिफीटेड अल्फा 1। प्लस कुछ ऐसे सवाल भी उठे कि क्या अल्फा 1 एक नोमू है और इस बाकुगो द रिइंकार्नेशन ऑफ कूडो, और अल्फा 1 के फाइनल अटैक को बाकुगो कैसे फेस करेगा, ये सब तो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में ही पता लगेगा। तो अब ये था माय हीरो एकेडमिया चैप्टर 4 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन, जिसे मैंने काफी इजीली अंडरस्टैंड करा दिया है या समझा देने की कोशिश किया है। बट अगर मैं कुछ मेंशन करना भूल गया या फिर तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरह बाकुगो कूडो का रिइंकार्नेशन है, तो योइची का रिइंकार्नेशन कौन है, डेकू या टोमरा, मुझे अपने आंसर कमेंट में जरूर बताना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसे लाइक करो, बेशक तुम्हें पसंद आई हो या नहीं, एंड इसको अपने एमएचए मांगा रीडर दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि वो भी इस चैप्टर को और अच्छी तरह समझ सकें। प्लस इस रेड वाले बटन में तुम अल्फा 1 की तरह अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मारो या ऑल माइट की तरह टेक्सास स्मैश मारो, मेरे को नहीं पता, मुझे बस ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। एलन सर, मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अल्फा 1 एक विलन है या विलन बनने के बाद ब्रोकन विलन बन गया। क्या ये सब आपके प्लान का हिस्सा था?